गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दा विंची रोबोटिक्स सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला ट्रेनिंग देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बन गया है। तो आंसर होगा एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली ये भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है जहां दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण शुरू हुआ है यानी कि ट्रेनिंग देना शुरू किया गया है। तो मतलब ये एक सर्जिकल रोबोट है। जैसे रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपने सुना होगा जिसमें रोबोट इंसानों की सर्जरी करता है, पर यहाँ पर ये जो रोबोट है ये इंसानों की सर्जरी नहीं करेगा बल्कि ये तो डॉक्टर्स को या जो नर्सेज हो गई है, जो स्टूडेंट्स हो गए हैं, उनको ट्रेनिंग देगा कि आपको कैसे सर्जरी करना है। और इस तरह का देश में ये पहला रोबोट होगा जो किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को या स्टूडेंट्स को सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा। किस तरह की ट्रेनिंग, जैसे कि आपको बड़ा चीरा लगाने की जगह छोटा चीरा लगा करके सर्जरी करना है, या जो भी एफिशिएंट तरीके होंगे सर्जरी करने के वो सब ये सिखाएगा या इसके जरिए सीखेंगे। तो प्रश्न यही था, दा विंची रोबोटिक्स सिस्टम पर ट्रेनिंग देने वाला, प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज ये कौन सा बन गया? एम्स दिल्ली। अच्छा, एम्स दिल्ली अभी काफी चर्चा में है। जैसे कल ही हमने पढ़ा था, अभी छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए अभी इसने नेवर अलोन AI एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा दो चार प्रश्न आपको और बता दूं कि एम्स दिल्ली ने ही बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी को शुरू किया था, और भारत का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जिसका नाम है सृजनम, ये भी लॉन्च किया था एम्स दिल्ली ने ही। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन कहाँ पर स्थापित की गई? एम्स दिल्ली में ही। MRI की फुल फॉर्म याद रखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सृजनम कहाँ पर शुरू हुआ? एम्स दिल्ली में। तो इन सब कारण से एम्स दिल्ली न्यूज में है, तो आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो आंसर होगा इसका बेंगलुरु में। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंग्लिश में बोलोगे तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन, इसमें ये लगभग 180 राष्ट्रमंडल सांसदों या विधान मंडलों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और भारत राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का नवा क्षेत्र है। और अभी कर्नाटक के बेंगलुरु में ही आयोजित 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, और इसकी थीम भी है विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा। ये जो हमने बात की है ना राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की, यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन की, जिसका मुख्यालय लंदन में है। आपको बताएं कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 वाले होंगे 23वां संस्करण कहाँ पर होगा? ग्लासगो में होगा। अब एक तरह से सम्मेलन वाला, समिट वाला ये प्रश्न है, कुछ और समिट्स सम्मेलन में आपको रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट आप याद रखना, ये एक प्रश्न के रूप में मैं आपको एक लाइन में लिखा रहा हूँ कि अभी भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच में अभी त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। कहाँ पर? ईरान के तेहरान में हुई है। बाकी समिट्स में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, अभी 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट हुआ उज्बेकिस्तान में, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। नाटो समिट अभी हुआ था हैग नीदरलैंड में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता भी चेन्नई में हुई। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्र सम्मेलन मानेसर गुरुग्राम में हुआ। एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक नई दिल्ली में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई रांची झारखंड। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 ये विशाखापत्तनम में हुआ। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर। समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 हुआ नई दिल्ली में। तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज, इसका आयोजन अभी तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में हुआ। और वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 का आयोजन हुआ था अभी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। INC का मतलब हो गया इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में AI चालित XL AUV गोस्ट शार्क पनडुब्बी का अनावरण अभी किसने किया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो XL AUV का मतलब हो गया एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, जिसे ऑस्ट्रेलिया देश गुप्त और लंबी दूरी के समुद्री मिशनों के लिए तैयार कर रहा है। ये बिना चालक दल के काम करता है और इसका उपयोग निगरानी, टोही और हमले के लिए किया जाता है। और ये 6000 मीटर या आप कह सकते हो कि लगभग 20,000 फीट की गहराई तक जा सकता है। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया 5 सालों में 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर या आप कह सकते हो 1.1 बिलियन US डॉलर का निवेश करेगा।
वैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत के पास भी 2 स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं। उनके नाम है INS अरिहंत और INS अरिघात। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा एक और पॉइंट बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, कि ऑस्ट्रेलिया ने एक MQ-28A नाम से घोस्ट बैट ड्रोन का भी अनावरण किया है। यह आप फोटो में देख सकते हो। बैट की तरह होता, बैट होती है चमगादड़, उसकी तरह इसका शेप आपको दिखेगा। 38 फुट लंबा ये एक सैन्य ड्रोन है जो एक तरह से रोबोट विंगमैन की तरह काम करता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस ड्रोन के विकास के लिए अभी बोइंग कंपनी के साथ समझौता किया और लगभग $650 मिलियन का निवेश किया है। तो ये जो घोस्ट बैट ड्रोन है, इसकी मारक क्षमता बताई जा रही है 2300 मील, जो लगभग ऑस्ट्रेलिया की चौड़ाई के बराबर है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है। एक तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलित XUV घोस्ट शार्क पनडुब्बी, और एक ड्रोन के बारे में बताया। कौन सा ड्रोन है? MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन। दोनों डेवलप कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, दोनों का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया लेकर के चलता हूँ आपको। ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा हो गई, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, और ग्रेट बैरियर रीफ आपको ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा कुछ स्टैटिक प्रश्न आपको बताऊं तो आप जानते हो ये सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, और यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है उसका? माउंट कोजियस्को। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ हमने देखा। डाउन्स घास के मैदान यहाँ पर आपको मिलेंगे, गिब्सन मरुस्थल मिलेगा, सिम्पसन मरुस्थल मिलेगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। ये तो स्टैटिक पॉइंट्स हो गए। कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स भी देख लो। अल्फ्रेड तूफान इसी साल ऑस्ट्रेलिया को हिट किया था। तालिस्मान साबर अभ्यास, अभी ये ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया था, भारत ने भी हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। तीसरा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये लॉर्ड्स लंदन में हुआ। इसको साउथ अफ्रीका ने जीता था पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट एरिस का सफल प्रक्षेपण किया था, लॉन्च किया था। और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी सारा तेंदुलकर को बनाया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा गोवा। तो इस बार 10वां आयुर्वेद दिवस इसकी मेजबानी करेगा गोवा। अभी 23 सितंबर 2025 को गोवा में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में इसका आयोजन होगा। आपको पता है अभी तक आयुर्वेद दिवस हम कब मनाते थे? धन्वंतरी जयंती को, और ये कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन फिर हमने पढ़ा भी था कि 2025 से अब से हर साल 23 सितंबर को हम आयुर्वेद दिवस मनाएंगे। फिक्स हो गया अब ये। और इस बार की थीम भी है जन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। और इस बार इसका आयोजन गोवा में होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं आपको गोवा नहीं ले चलूंगा, बल्कि आयुर्वेद से ही संबंधित कुछ प्रश्न आपको रिवाइज कराऊंगा। ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं रिलेटेड टू आयुर्वेद। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन का फाउंडेशन स्टोन नींव रखा था। कहाँ पर? नई दिल्ली के रोहिणी में। और अभी आयुष मंत्रालय ने 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया था। ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल और समीर गोविंद। जन औषधि सप्ताह 2025 मनाया हमने 1 से लेकर 7 मार्च तक। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये 2008 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य है जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाना। भारत का लक्ष्य है 31 मार्च 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है? तो 25,000। और अब से हर साल आयुर्वेद दिवस हमने देख लिया 23 सितंबर। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया था, ध्यान रखना। हमारे जो आयुष मंत्री हैं प्रताप राव गणपत राव यादव हैं, और आयुष मंत्रालय ये बनाया गया था 2014 में। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला का आयोजन किया था भारत में। WHO ने किया था इसका आयोजन भारत में भी। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ठीक है, तो आयुर्वेद से ही संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 4थे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा इटली में। तो अभी 4थे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी 11 और 12 सितंबर को किया गया, रोम इटली में किया गया। सह अध्यक्षता की थी जापान ने, और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। ये इस बार चौथा हुआ है, चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। पहला वाला 2017 में हुआ था, वो जापान में हुआ था। और याद रखना 2027 के लिए जो 5वां, इसे इंग्लिश में बोलोगे आप, कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट या तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन, जो 2027 में होगा 5वें नंबर का,
उसकी अध्यक्षता भारत कर सकता है। हमने बोली तो लगाई है, यदि ये बोली सफल रहती है तो 2027 में भारत इसको होस्ट करेगा। अब बात इटली की है तो ये रहा मैप में इटली। कैपिटल हो गई रोम, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी और प्रेसिडेंट है सर्जियो मैट्रेला। उसके अलावा याद रखना, अभी पहली बार प्रकाश यानी कि लाइट को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया, चेंज किया था, तो इटली के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। तो अभी 16 वर्षीय अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं अभिमन्यु मिश्रा, और अभी इन्होंने फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में इतिहास रच दिया, क्योंकि अभी ये वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कहाँ पर हराया, तो उज्बेकिस्तान में। और अभिमन्यु मिश्रा से एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं कि ये दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर भी हैं। उन्होंने 2021 में 12 साल 4 माह 25 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया था। इनके अलावा ये ऑप्शन में आप नाम देख रहे होंगे, अनीश सरकार, ये कोलकाता से हैं। सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड चेस प्लेयर ये बने थे, किस आयु में, 3 साल 8 माह 19 दिन की आयु में। और सबसे युवा विश्व चैंपियन बने थे डी गुकेश, ये दिसंबर 2024 की बात है। 18 साल की उम्र में उन्होंने फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था। चीन के डिंग लेरेन को हरा करके ये मैच सिंगापुर में हुआ था, हम पढ़ चुके हैं कई बार, और ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। चेस से ही संबंधित कुछ और हमेशा की तरह स्टैटिक और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो याद रखना, सबसे पहले हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम है विश्वनाथन आनंद, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, और सबसे पहली बार इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था 1991-92 में, जैसे अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से आप जानते हो। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हो गए, और पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो एस विजय लक्ष्मी है। और ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन है, तो आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को, और भारत में पहली बार चेस अकेडमी ये खुलेगी भुवनेश्वर में। अभी जो 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था 2024 में, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, जिसमें मेल और फीमेल कैटेगरी में भारत विजेता रहा। उसके अलावा जो अगला होगा 2026 वाला 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड, ये उज्बेकिस्तान में होगा। बाकी वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024, इसको जीता कोनेरू हम्पी ने। और फिडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रोंज जीता था। और चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश चीन के डिंग लेरेन को हराकर सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन बने थे ये 2024 में, जो मैंने आपको बताया था। उसके अलावा कुछ और प्रश्न देख लो कि शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ गया। फिडे चेस वर्ल्ड कप जो 2025 में है वो होंगे भारत में ही, गोवा में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीता प्रणव वेंकटेश ने। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 जो चाइना में हुआ था उसको जीता चाइना की प्लेयर जू वेंजुन ने। किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया, अफगानिस्तान। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे के हैं, सबसे नंबर 1 ये प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे से ही हैं। और अभी तीसरा फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जो जॉर्जिया में हुआ था उसको दिव्या देशमुख ने जीता, कोनेरू हम्पी को हराया। और उसके बाद 88 नंबर की हमारी ग्रैंड मास्टर बन गई थी दिव्या देशमुख, महाराष्ट्र से हैं, और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर। पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 जो रियाद में हुआ था उसको जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। 89 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए रोहित कृष्णा, तमिलनाडु से हैं, ये भी याद रखना। वैसे कुछ चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, इसके बारे में भी जान लो। स्टैटिक स्थापना होती है 20 जुलाई 1924, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है आरकेडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो चेस से ये सब मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। आप सभी जानते हो 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को ही क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 इस दिन संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी, और पहली बार इस दिन को 1953 में मनाया गया था। एक वर्ल्ड हिंदी डे भी होता है, वो 10 जनवरी को होता है, याद रखना। पहली बार उसे हमने 2006 में मनाया था। क्यों 10 जनवरी को ही क्यों, क्योंकि उसकी भी कहानी है कि 10 जनवरी 1975 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था नागपुर में, और विश्व हिंदी सचिवालय आप जानते हो पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग करना कि हमारे देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये आपको कहाँ पर मिलेगा। और वैसे तो जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे डेज में आपको रिवाइज कराता हूँ, अभी तक कराता ही आ रहा हूँ,
लेकिन आज नहीं कराऊंगा क्योंकि लगभग आधा महीना हो गया। अब मैं आपका टेस्ट लूँगा कि इस आधे महीने में, सितंबर के आधे महीने में हमने कौन कौन से दिवस मनाए सितंबर में। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो और देखो कि आपको कितने याद हैं। वैसे तो बहुत थोड़े से ही हैं सितंबर में तो, लेकिन फिर भी आप टेस्ट करो, अपना टेस्ट लो। हम अगला प्रश्न देखेंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एपिडा ने किस राज्य में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस अभी खोला है, और इस राज्य का ये पहला है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार। एपिडा का मतलब होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना इसकी होती है 1986 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। चेयरमैन है अभिषेक देव। इसका काम क्या होता है? भारत में कृषि यानी कि एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और अभी इसी ने बिहार में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय, पहला रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया है। बिहार में भी कहाँ पे? पटना में, जिसका उद्घाटन किया अभी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। इसके अलावा दो और याद रख लो, एक तो बिहार के पटना में, एक छत्तीसगढ़ के रायपुर में, और एक उत्तराखंड के देहरादून में भी इसने खोला है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बिहार की चर्चा हुई है तो बिहार एक बार देख लेते हैं हम। ये रहा मैप में बिहार, कैपिटल पटना हो गई है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को। वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पे, और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखेंगे कि भारत के परमाणु यानी कि इंग्लिश में बोलोगे तो स्मॉल मॉड्यूलर मिशन SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? बिहार के नवादा जिले के रजौली में। और सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है बिहार ने। बिहार के वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया बिहार ने। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की अभी घोषणा की है, और इसे अभी हाल ही में किस राज्य में किया गया? बिहार। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 ये भी बिहार के राजगीर में हुआ था, जिसका मैस्कॉट था अशोक, जो रिप्रेजेंट करता है खरगोश को। बाकी अभी मोदी जी ने बिहार में ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया था। ये गंगा नदी पर बना है पुल, लंबाई है 1.865 किलोमीटर। और अभी जो 12वां मेंस एशिया हॉकी कप 2025 हुआ था राजगीर बिहार में, उसका मैस्कॉट है चांद, जो रिप्रेजेंट करता है बाघ को। और महिला और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यहाँ शुरू हुई। मोदी जी ने अभी राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड शुरू किया बिहार में, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम ब्याज दर पर लोन देना। और रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भी किया गया था राजगीर बिहार में ही। तो बिहार से ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया? तो आंसर होगा गुरुग्राम। तो अभी गुरुग्राम में नौसेना का एक नया नेवल बेस INS अरावली को नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम प्रसिद्ध अरावली पर्वत श्रृंखला पर रखा गया है। तो ये नौसैनिक अड्डा समंदर से दूर रहकर भी सूचना तकनीकों के माध्यम से एक बेहद ही अत्याधुनिक तालमेल सेंटर के रूप में काम करेगा। तो ये INS अरावली तटीय और समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत ही खास साबित होने वाला है। और गुरुग्राम से सबसे नज़दीक जो बंदरगाह है वो गुजरात का कांडला है। अच्छा, INS का क्या मतलब होता है? इंडियन नेवल शिप। इसी तरह से मैं आपको रिवाइज कराऊँ या आपसे पूछूं कि INS विक्रांत के बारे में जानते हो? भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत है। INS अर्नला भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शेलो वाटरक्राफ्ट है। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिघात ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, विशाखापत्तनम से नौसेना में शामिल किया था। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत INS निर्देशक है, पहला INS संध्याक था। और भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित INS सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की थी, इसका नाम है विनेत्रा। और रूस निर्मित INS तुशील को अभी दिसंबर 2024 को रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। मतलब INS तुशील इसे रशिया ने बनाया, याद रखना। और भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। इसके लिए INS गुलदार जो जहाज उसको डुबोया जाएगा। और भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश में। और INSV कौंडिन्य क्या है? प्राचीन सिले हुए जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, उसी का नाम है INSV कौंडिन्य। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में
तट रेखा की सुरक्षा के लिए शोर परियोजना के तहत 212.64 मिलियन डॉलर मंजूर किए हैं। तो आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए शोर परियोजना के तहत 212.64 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। शोर का मतलब हो गया स्ट्रेंथिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड द इकोनॉमी। तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तटीय समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। और भारत की जो तट रेखा है वो 11,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है, जबकि इसका 1/3 हिस्सा कटाव और चरम जलवायु घटनाओं के प्रति संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। लगभग 2.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए तटीय क्षेत्रों पर निर्भर हैं। तो इस परियोजना में तटीय कटाव को रोकना, प्रदूषण को कम करना, मैंग्रोव वन के क्षरण को रोकना, ये सब इस परियोजना का उद्देश्य होगा। ये फंड जो आया है ये इसमें काम लिया जाएगा। अच्छा, शोर से याद आएगा शोर मंदिर। तटीय मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है। और इंडिया की कोस्टल लाइन की हमने बात करी, हमने कहा 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो लगभग आप मानो कितनी है? 11,098 किलोमीटर है। ये अपडेटेड है, जिसमें सबसे ज़्यादा गुजरात में है और सबसे कम गोवा में है। बाकी वर्ल्ड बैंक की बात कर लें एक बार। स्थापना होती है 1944 में। किस जगह? 1944 में जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था वहीं पे, और इसी के साथ IMF की भी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है अजय बंगा। ये कुछ इंडेक्सेस रिपोर्ट्स ये जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया और इसकी जगह बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और भी कई सारे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इनको। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में से शेयर करके सपोर्ट जरूर करना अपने क्रिक एग्जाम चैनल को, या कोई स्टडी रिलेटेड आपके ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो एक बार वहाँ पे शेयर जरूर करना प्लीज़। और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली आपको क्विज इनकी मिल जाती है प्रैक्टिस करने के लिए आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो क्विज लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। PDF कहाँ पे मिलती है? टेलीग्राम चैनल पे। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दुबई में। और 2025 में जो अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो जापान में। और अभी पहली ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? उड़ीसा। भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास का आयोजन किया अरुणाचल प्रदेश में। और किस देश ने दुनिया का पहला बोन ग्लू विकसित किया? तो आंसर होगा चाइना। इसके अलावा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए AI मंत्री हमारे डायला या डिएला बोल दो, इसको नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया अल्बानिया। उसके अलावा छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए नेवर अलोन AI ऐप को लॉन्च किया एम्स दिल्ली ने। और भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बन गई है? नमो भारत। और आखिरी प्रश्न था कि भारत ने उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी 126.4 मिलियन डॉलर की डील किसके साथ की? एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो यह है झारखंड की। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।